नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करेंगे अरुण शौरी की। अरुण शौरी को कौन नहीं जानता, ये सवाल है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अरुण शौरी के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, काफी कुछ बताना पड़ेगा। और वजह इस बताने की ये है कि आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश विशेष सीबीआई कोर्ट ने दिया है। जोधपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने आदेश दिया है सीबीआई को कि अरुण शौरी के खिलाफ और अरुण शौरी के साथ 5 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और मुकदमा क्यों दर्ज होना है? क्योंकि एक मशहूर होटल था लक्ष्मी विलास पैलेस, उस लक्ष्मी विलास पैलेस को बेचा गया और वो, हम अपनी जुबान में कहें साफ साफ, तो कौड़ियों के दाम पे बेच दिया गया। और ये काम विनिवेश मंत्रालय ने किया था जब विनिवेश मंत्री थे अरुण शौरी। और इसलिए सीबीआई हालांकि पहले इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी है इस मामले में, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने इस केस को दोबारा खुलवाया है और कहा है कि आप इस मामले में मुकदमा दर्ज करिए, ये अपराध है, ये धोखाधड़ी है देश की जनता के साथ। इस किस्से पे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी बजाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो सच की तरफ से एक अपील करनी है। आपको सच का साथ देना है, सच की पत्रकारिता का साथ देना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सदस्यता स्कीम का पूरा ब्यौरा क्या है और आप कौन से सदस्य बनना चाहते हैं, कितनी राशि खर्च करना चाहते हैं और सच की आवाज को मजबूत करने में कैसे योगदान करना चाहते हैं। और अब बात शुरू करते हैं अरुण शौरी पर। अरुण शौरी के बारे में पहले मैं आज की बात बता दूं कि हुआ क्या है। आज उनको जोधपुर की सीबीआई अदालत ने कहा है कि अरुण शौरी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सन 2002 का किस्सा है, जब अरुण शौरी केंद्रीय विनिवेश मंत्री थे तो उनके मंत्रालय ने उदयपुर का एक बहुत ही, जिसको कहें कि आलीशान से आलीशान होटल, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए में ललित ग्रुप को बेच दिया था। 7.5 करोड़ रुपए, 2002 में भी 7.5 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए। और यूपीए सरकार ने, यानी जिस सरकार को तमाम घोटालों की सरकार कहा जाता है, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान सीबीआई को ये मामले की जांच सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच की और जो उसने प्राथमिक जांच की उसमें सामने आया कि ये होटल कम से कम 252 करोड़ रुपए का होना चाहिए था, जो वैल्यूएशन सीबीआई ने किया। हालांकि बाद में सीबीआई ने इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन अदालत ने, यह सीबीआई की विशेष अदालत है, उसने इस क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना और फैसला दिया। सीबीआई अदालत के जज पीके शर्मा साहब हैं, उन्होंने 2 आदेश दिए हैं और ये आदेश खास हैं। एक, मुकदमा दर्ज कीजिए। दूसरा, उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश है कि 3 दिन के अंदर होटल का मुआयना करें, उसका अध्ययन करें, उसकी स्थिति का, और इस वक्त होटल का क्या हाल है इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बताएं कि होटल में क्या चल रहा है। और फिलहाल ये होटल वापस लिया जाएगा सूरी ग्रुप से, जो ललित होटल चलाने वाला जो ग्रुप है, भारत होटल जिसको कहते हैं, वो ललित सूरी ग्रुप से उसको वापस लेकर आईटीडीसी को सौंपा जा रहा है उसको चलाने के लिए, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। 2002 में जब ये होटल बिका था तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अरुण शौरी विनिवेश मंत्री थे, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। ये पहला मौका था जब भारत में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। उससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह सरकार के दौर में, नहीं माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह सरकार के दौर में नहीं, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब। नरसिंह राव सरकार, पीवी नरसिंह राव की सरकार के दौरान 1991 में विनिवेश का काम शुरू हो गया था, सरकारी कंपनियां बिकने लगी थी। लेकिन और बहुत सारी कंपनियां बिकी थी। अब जो पहला डिसइन्वेस्टमेंट के पहले 2 ट्रांच थे जिनमें तमाम कंपनियों में, मतलब 100-200 कंपनियों में हिस्सा बेचा गया था, लेकिन वो हिस्सा 20% के ऊपर नहीं बेचा गया किसी भी कंपनी में। और जो दूसरा विनिवेश था दूसरे ट्रांच का, उसमें 2,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था कि सरकारी कंपनियों में हिस्सा बेच के 2,500 करोड़ रुपए कमाए जाएंगे। उसके बदले 3,000 करोड़ से ज्यादा उस वक्त आ गया था।
लेकिन ये वाला जो किस्सा है इसमें बहुत बवाल हुआ था। उदयपुर के लोग बहुत नाराज थे, खास तौर पे ये उदयपुर के पूर्व महाराजा की संपत्ति है, लक्ष्मी विलास पैलेस होटल थी, जिसको सरकार ने ले लिया था, आईटीडीसी के पास था। उसके बाद सरकार की तरफ से उसको बेचा गया था सरकारी कंपनी के हिस्से के तौर पे। तो इसको फाइनली पाया गया कि ये गलत है, और गलत भी थोड़ा बहुत गलत नहीं है, काफी गलत, इतना गलत पाया गया है कि उसका हिसाब अगर आप जोड़ेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस मामले में पाया यह गया है कि जिस वक्त ये होटल बेचा गया तो इसका वैल्यूएशन किया गया है, उसमें 50 रुपए गज के रेट पर इसकी जमीन की कीमत लगाई गई है, 50 रुपए गज। एक सेकंड, मेरे सामने इसका डेटा है, वो डेटा निकाल सामने था कुछ और, ये जो मैं पिछली स्ट्रीम को ठीक करने लगा उस चक्कर में डेटा निकल गया था। इसमें वरुण शौरी हैं, पूर्व विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल हैं। ये प्रदीप बैजल आपको ध्यान हो तो 2G मामले में भी इनका नाम आया था, टेलीकॉम सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इस किस्से में इन दोनों के खिलाफ और 3 अन्य लोगों, और ज्योत्सना सूरी जो ललित सूरी ग्रुप की मुखिया हैं, उनके खिलाफ 3 लोग ये और 2 लोग और, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। और इसमें सीबीआई की जो रिपोर्ट है, जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगाई थी, मजे की बात देखिए आप, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो होटल की बिक्री उस वक्त हुई थी 7.5 करोड़ में, इसमें भी भारत सरकार को 143 करोड़ 48 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन सीबीआई ने इसके लिए जिम्मेदार किसको बताया? एक प्राइवेट फर्म थी जिसको वैल्यूएशन का काम दिया गया था, कांति करमजी नाम की एक फर्म थी। कहा गया कि इनकी गलती है, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू कर दिया, यानी कि इसकी सही कीमत नहीं बताई, इसकी कम कीमत बता दी, और इन्होंने इसको 7 करोड़ 85 लाख रुपए इसकी वैल्यू बताई थी। इसी वजह से सरकार ने इसका रिजर्व प्राइस 6 करोड़ 12 लाख रुपए रखा, और उसके बाद ये 7.5 करोड़ रुपए में बिक गया। अब ये जब बढ़ा गया है, अब इस पे शौरी साहब हालांकि ये कह रहे हैं कि वो हम इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, वो आगे यानी अपील करेंगे मुकदमे को लेके, और ये हो सकता है, ये मैंने लिखा भी है कि इसके आज के लिए क्या सबक हैं। तो इसमें सबक ये हैं कि जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, नीचे से ऊपर तक वो जिम्मेदारी कहाँ जाके टिकती है, प्रश्न ये है। और ये प्रश्न इसमें इसीलिए, अब मैं अरुण शौरी के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि ईमानदार हैं बेईमान हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट देने का मौसम नहीं है, सर्टिफिकेट दिया नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी थे प्रदीप बैजल यानी डिपार्टमेंट के मुखिया, और अरुण शौरी थे मंत्री यानी मंत्रालय के मुखिया। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और अदालत ने कह दिया है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब अरुण शौरी क्या चीज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्यों इस मामले को इतना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अरुण शौरी वो पत्रकार हैं जिन्होंने दरअसल भारत में एक मायने में कहूं, जहां तक मैं देख रहा हूं, जितना मैंने देखा है, उसमें स्टार जर्नलिस्ट अगर किसी को कहा जाता है, पहले स्टार जर्नलिस्ट अरुण शौरी हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे मामले खोले, महाराष्ट्र का एक सीमेंट घोटाला खोला, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान अंतुले को, उस वक्त मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। ये उसके बाद मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार मैंने खरीदना शुरू किया, इसलिए कि मुझे बाकी अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबरें पढ़ पढ़ के, उस वक्त टेलीविजन न्यूज़ होती नहीं थी, लगा कि ये अखबार है जो कोई बड़ी शानदार हिम्मत वाली पत्रकारिता करता है। और अरुण शौरी इस अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर बन के आए थे। ये पहला मौका है, एग्जीक्यूटिव एडिटर नाम की डिजिग्नेशन भारत की पत्रकारिता में वहीं से आई थी, और उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव एडिटर होके गए थे। अरुण शौरी को कहते हैं कि रामनाथ गोयनका जी लाए थे, उनके खास लाडले थे। और अगर आपने गुरु फिल्म देखी हो तो गुरु में जो पत्रकार दिखाया जाता है वो अरुण शौरी के
चरित्र पर बेस्ड है, अरुण शौरी के कैरेक्टर पर बेस्ड वो पत्रकार दिखाया गया है, ये माना जाता है मोटे तौर पे। और किस्सा भी जो मिथुन चक्रवर्ती ने रोल प्ले किया है वो रामनाथ गोयनका की भूमिका मान सकते हैं आप, पूरी तरह है नहीं है ये तो आप जानते हैं। फिल्म में जो कहा गया है वो कहा ही गया होगा कि जो चरित्र हैं सब काल्पनिक हैं और इनका किसी के साथ भी जो अगर मेल हो रहा हो तो वो संयोग है। ऐसा इतना संयोग है नहीं दरअसल। लेकिन अरुण शौरी जिसको किलर जर्नलिस्ट कह सकते हैं आप थे, उसके बाद एक दिन खबर छपी, केस ऑफ अ मिसिंग फाइल, ये हेडलाइन थी। केस ऑफ अ मिसिंग फाइल पेरी मेसन के उपन्यासों की तरह की हेडलाइन है। पेरी मेसन के उपन्यास आमतौर पर द केस ऑफ फलाना, द केस ऑफ फलाना ऐसे मुकदमे की हेडलाइंस होती हैं। केस ऑफ अ मिसिंग फाइल थी जो बाद में कुओ ऑयल डील नाम से बहुत मशहूर खबर बनी, सीरीज थी। तो अरुण शौरी ने पत्रकारिता में बहुत झंडे गाड़े हैं। वो एक्सप्रेस में रहे, फिर कुछ समय के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया गए, फिर एक्सप्रेस में आए और बाकी जगह भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं कि अभी मैं ढूंढ रहा था, मैंने सर्च किया इसी काम के लिए जब मैं वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था कि सर्च करूं कि उनकी कितनी किताबें हैं। तो अमेज़न पर 63 रिजल्ट हैं उनकी किताबों के। एक से 63 रिजल्ट निकल रहे हैं, एक दूसरी सर्च में 61 रिजल्ट निकल रहे हैं। और उसके बाद स्वराज मैग, स्वराज्य नाम की साइट है जो आजकल के सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीक मानी जाती है। स्वराज मैग 7 किताबों की एक लिस्ट पूरी देता है जो कह रहा है कि ये 7 किताबें हैं अरुण शौरी की जो उनके नए जो प्रशंसक पैदा हो गए हैं, न्यूली मिंटेड फैंस, उनको जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। इन किताबों के बारे में मैं आपको इनके नाम बताता हूं, उसके बाद आप समझेंगे। पहली किताब है एमिनेंट हिस्टोरियंस, देयर टेक्नोलॉजी, देयर लाइन, देयर फ्रॉड। यानी ये पुराने हिस्टोरियंस पे सवाल उठा रहे हैं। और इसका अर्थ जो आज कल कहा जाता है ना कि तुम तब कहाँ थे और इतिहास गलत कहा गया है, ये उस तरह की कहानी। और इसमें वो इरफान हबीब, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इन सब पर सवाल उठा रहे हैं। ये किताब पहली है। दूसरी किताब है हार्वेस्टिंग आवर सोल्स, मिशनरीज, देयर डिजाइन्स, देयर क्लेम्स। जैसा नाम से आप समझ गए होंगे, ये जो ईसाई मिशनरी काम करते हैं देश में अलग अलग हिस्सों में, उनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। ये भी एक तरह का एक्सपोजे है, उनकी पोल खोलने वाली किताब मानी जा सकती है। तीसरी किताब जो रेकमेंड की है स्वराज मैग ने वो है द वर्ल्ड ऑफ फतवाज, द शरिया इन एक्शन। यहाँ आप समझ रहे हैं कि ये इस्लाम के मानने वालों पर सवाल है। 1995 में लिखी हुई किताब थी और स्वराज के हिसाब से ये मच अहेड ऑफ इट्स टाइम थी, यानी कि अपने वक्त से आगे की किताब थी। और आज की तारीख में जब दुनिया इस्लामिक मानसिकता को समझने की कोशिश कर रही है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज इज मोर देन हैंडी, यानी कि बहुत ज्यादा मददगार है अगर आप समझना चाहते हैं। इसके बाद एक किताब है ओनली फादरलैंड, कम्युनिस्ट क्विट इंडिया एंड द सोवियत यूनियन। ये कम्युनिस्टों पर किताब है, आप समझ रहे हैं। और वो कि भारत छोड़ो आंदोलन में कम्युनिस्टों की क्या भूमिका थी, सोवियत यूनियन से उनके क्या रिश्ते हैं। ये बात अलग है कि यहीं उसी भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या दक्षिणपंथी जो आज की तारीख में अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं, उनकी क्या भूमिका थी, ये सवाल यहाँ नहीं है। पांचवी किताब है अ सेक्युलर एजेंडा फॉर सेविंग आवर कंट्री, फॉर विल्डिंग इट। इस किताब में ये भारत की इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के उन छेद की बात, वो लूपहोल्स की बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से माइनॉरिटीज को या अल्पसंख्यकों को परिस्थितियों का ज्यादा लाभ मिला, उससे ज्यादा जितना कि उनके बारे में संविधान बनाने वालों ने सोचा था। इन्होंने वो कमियां गिनाई कि संविधान में ये गड़बड़ियां रह गई जिसकी वजह से एक तरह का भेदभाव हो गया, पक्षपात हो गया या पक्षपात के लिए माहौल तैयार हो गया। छठी किताब है फॉलिंग ओवर बैकवर्ड्स, एन एसे ऑन रिजर्वेशंस एंड नॉन जुडिशियल पॉपुलिज्म। अब यहाँ ये आरक्षण पर भी सवाल उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी। आरक्षण के मामले में पहले आरक्षण पर है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या और अदालतों ने कुल मिला के आरक्षण पर जो फैसले दिए हैं उन पर सवाल है। और सातवीं किताब
worshipping false gods, Ambedkar and the facts which have been erased। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जो भूमिका रही, समाज सुधारक के तौर पर जो भूमिका रही, और भारत के संविधान के लेखक के तौर पे, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है, उनकी इस भूमिका को वो क्रिटिक करते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं, बहस करते हैं, और वो इन तीनों मामलों में, जिन 3 चीजों में अंबेडकर की भूमिका बताई जाती है, इन तीनों में वो अंबेडकर की काफी खराब तस्वीर पेश करते हैं। लगता है कि जो नए अरुण शौरी के फैन हैं, और कौन फैन है अरुण शौरी के, ये समझिए, अरुण शौरी के नए फैन वो लोग हैं जो अरुण शौरी के फैन इसलिए हो गए हैं क्योंकि अरुण शौरी मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं। मोदी सरकार पर अरुण शौरी का सवाल उठाना जिन लोगों को पसंद आता है, तो स्वराज का कहना है फिर आप अरुण शौरी की विचारधारा को समझ लीजिए। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप जरा जल्दबाजी में अरुण शौरी पर फैसला कर रहे हैं या अरुण शौरी के फैन बन रहे हैं। ये एक तरह से विषयांतर मान सकते हैं आप, लेकिन मैं इसे विषयांतर नहीं मानता हूं। वो अरुण शौरी जिन्होंने न जाने कितनों का करियर दांव पे लगा दिया, बड़े बड़े शिकार किए कह सकते हैं आप सामान्य भाषा में। अब्दुल रहमान अंतुले एक नाम मैंने लिया, और तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर उन्होंने निशाना साधा, जिनको मुश्किल में डाल दिया। वो अरुण शौरी आज मुश्किल में है एक नैतिक प्रश्न पर। अब सवाल यह है कि क्या आप ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कहने की स्थिति में हूं, और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं कि क्या अरुण शौरी ने इस मामले में गड़बड़ी की। आप ये शक हो सकता है, इसमें किसी को भी ये शक हो सकता है कि इतना बड़ा मामला ये नीचे के लेवल पे नहीं सेटल होता है, जो आप आज की भाषा में कहें, चलती फिरती भाषा जो है, कि भाई ये सेटलमेंट कहीं नीचे तो नहीं हुआ होगा, बड़ा मामला था। और ये इकलौता होटल की बिक्री का मामला नहीं है जो संदेह के घेरे में, ध्यान रखिए। उसके बाद होटल कॉरपोरेशन के जो होटल बिके हैं, 2 खास तौर पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के होटल बिके हैं। सेंटोर होटल मुंबई का, दिल्ली में कुतुब होटल, और यहाँ जुहू सेंटोर। 2 सेंटोर यहाँ मुंबई में, 1 सेंटोर और 1 कुतुब होटल। ये जो बिके हैं, इन सब की बिक्री की कहानियों में 1 सेंटोर जुहू वाला तो अभी तक फंसा हुआ है, कुछ मुकदमा चल रहा है, क्या कहानी है, वो बंद पड़ा है, दोबारा खुला नहीं है। दूसरे होटल जो 2 खास, तो कुतुब होटल को खरीदा एक हॉस्पिटल कंपनी ने, और मुंबई के सेंटोर एयरपोर्ट होटल को भी एक दूसरी कंपनी ने खरीदा। और खरीदने के कुछ ही समय बाद जिस दाम पर वो नीलामी में खरीदे गए थे, उससे काफी बड़े दाम पर उसको दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि अंडर वैल्यूएशन था। इसका अर्थ यह है कि जिस भाव पे ये वो प्रॉपर्टी बिक सकती थी, वो भाव सरकार को नहीं मिला। सरकार को नहीं मिला का अर्थ है हमको और आपको नहीं मिला। जनता को उसका पैसा नहीं मिला। वो पैसा क्यों नहीं मिला, ये सवाल जैसे इस मामले में उठ रहा है, ऐसे किसी और मामले में भी उठ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सभी मामले एक एक करके खुलेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि आप ये मामले आज खोलेंगे। 2002 की वो बिक्री है, 18 साल हो चुके हैं। 18 साल बाद आदेश दिया गया है कि मुकदमा चलाइए। अब मुकदमा कब तक चलेगा, कब उसका फैसला होगा, ये सीबीआई अदालत है, वहां से हाई कोर्ट जाएगा, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कब तक ये तय हो पाएगा, तब तक अरुण शौरी अभियुक्त तो रहेंगे ही, अब वो अपराधी हो या ना हो। और कब जाके तय होगा कि वो अपराधी थे कि नहीं थे, और उनको क्या सजा होगी या वो बरी किए जाएंगे। 2G मामले में आप देख रहे हैं एक के बाद एक मामले खुलते हैं, और उसके बाद निकल रहा है कि हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में कुछ होगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन अब इससे जुड़ा सवाल यह है कि अब इस वक्त देश में जो कुछ बिक रहा है, चारों ओर जिस अंदाज में बिक रहा है, क्या वहां कोई नया सबक लिया जाना चाहिए। जो अदालतें आदेश देती हैं कि पीछे ये कर दो, उनको साथ में क्या ये नहीं करना चाहिए कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे की प्रक्रिया को तय करना, और केवल उन अदालतों को नहीं, संसद को, सरकार को, और हमारे आपके जैसे लोगों को, जनता को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए क्या कि आप क्या कर रहे हैं। रेलवे का पता नहीं चल रहा है कि क्या हिस्सा प्राइवेटाइज हो गया है, क्या नहीं हुआ है। एयरपोर्ट कब किसके हाथ से किसके हाथ चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है।
किस अंदाज में जा रहा है। मुंबई का एयरपोर्ट, इस विकराल काल में मुंबई का एयरपोर्ट अचानक जीवीके ग्रुप के हाथ से अडानी के हाथ में चला गया। मुंबई की बिजली कंपनी अडानी के हाथ में चली गई, वो पहले ही जा चुकी थी। रिलायंस इंफ्रा यानी अनिल अंबानी समूह ने उसको बेच दिया और उधर चले गए थे। अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो देख के यहाँ लोगों को बुखार आ रहा है। मुझे खुद मेरे घर में जो बिल आता है वो देख के मुझे बुखार आने जैसी नौबत आ जाती है। एक के बाद एक जिस अंदाज में चीजें बिक रही हैं या किसी एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जा रही हैं, ये गंभीर सवाल उठाता है। और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि सरकार भी सोच रही होगी, और अगर सरकार नहीं सोच रही है तो जनता को उसे सोचने पर मजबूर करना चाहिए। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि भाई हमारी संपत्ति बिक रही है तो इसका सही दाम मिल रहा है कि नहीं, और ये जिसके हाथ में जा रही है कहीं वो घुमाकर हमारा गला दबाने वाला तो नहीं है इसके भरा। यही बात मेरा ख्याल है आज सबसे गंभीर बात है इस मामले में। बाकी आप अरुण शौरी का क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे अच्छी बात अदालत ने यह की है कि होटल वापस लेकर आईटीडीसी को सौंप दिया गया है। और अगर इसके लिए अच्छी प्रक्रिया होती कि एक 2-4-6 महीने में नीलामी करके ऑपरेशनल कंट्रोल किसी ग्रुप को दिया जा सकता है कि जब तक फैसला ना हो तब तक आप इसे चलाएं और तब तक के लिए जो बेस्ट बिडर है उसको सौंप दिया जाए, तो ये ज्यादा अच्छा रास्ता होता। लेकिन फिलहाल आईटीडीसी को दिया गया है, ये भी अच्छी बात की गई है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं और आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, और इस वीडियो के लिंक्स अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।